नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में ये बात कही है और छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग उन्हें लिखित आश्वासन नहीं देता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी मांग ये है कि वन शिफ्ट वन डे हम एग्जाम कराना चाहते हैं और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है हम लोग पूरी तरह से। सरकार ये जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाई है इससे आगे चल के बड़े पैमाने पे यहाँ पे धांधली होगी और धांधली के खिलाफ ये सारे छात्र एकजुट हुए हैं। ये बताइए कि 2 दौर की प्रशासन ने भी आपसे वार्ता की, जिलाधिकारी आए, आयोग के सचिव रात को आए थे, पुलिस कमिश्नर आए, क्या उनसे बातचीत हुई और क्यों बात नहीं बन पा रही है? आपको लगता कहाँ है कि कहाँ पर अभी समस्या है जो बात अटकी हुई है और इस बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है? सर, हम लोगों की मांग है कि वन शिफ्ट और वन डे एग्जाम करा जाए, क्योंकि हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए और सीधे हमको सरकार और आयोग से यही मांग है कि हम लोगों को एक शिफ्ट में और एक डे में एग्जाम कराया जाए। हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए और जितने भी लोग पदाधिकारी जो भी आए हैं, डीएम साहब आए हैं और जो भी आए हैं, वो बस हम लोगों को समझा रहे हैं, फायदे गिना रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। सर, हमारी मांग है कि वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए और जब एग्जाम वन डे वन शिफ्ट में हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं आएगी। वहीं प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद परीक्षा की प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की भी अवमानना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील का कहना है कि यूपी लोक सेवा आयोग का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। इसके खिलाफ वो अभ्यर्थियों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे। मैम, बार बार ये बात कही जा रही है प्रतियोगी छात्रों की ओर से कि एक बार जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसके बाद कोई उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। ये भी वायलेशन है और इस सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा केस है और जिसके आधार पर आप लोग इसको दावा कर रहे हैं? और क्या नाम है आपका, पहले बता दें परिचय। जी, मेरा नाम सताक्षी सिंह है, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। मैं आप लोगों के सामने ये जो ऑर्डर लेके आई हूँ, उस ऑर्डर का जो टाइटल है तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाई कोर्ट। तो ये एक स्टूडेंट का ही मामला था, ये एग्ज़ाम का ही मामला था। तो उसमें ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के एक मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि जजेस द्वारा कहा गया है कि किसी भी गेम में आप अचानक से कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। या तो आप पहले नोटिफिकेशन के पहले आप अपना रूल बता दें ताकि बच्चे फॉर्म भरने से पहले या एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ही वो प्रिपेयर हो जाएँ कि हमें क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद अगर बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो गए हैं, उसके बाद में आप बीच में आप कोई रूल लगाते हैं तो ये बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाई उनकी ज़िंदगी का सवाल है, ये पूरी उम्र का सवाल है। अगर आप ये एग्ज़ाम करवाते हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम करवाते हैं और बाद में कोई कानूनी प्रक्रिया के दौरान ही मामला फंस जाता है, तो उसके बाद जो बच्चों की ज़िंदगी है 10, 12, 13, 14 साल, तो ये क्या करेंगे उस बीच? या तो मतलब आपको लगता है कि अगर ये एग्जाम होता तो इसका भी वायलेशन है और ये भी मामला कोर्ट जा सकता है? जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम होता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसकी अवहेलना की जा रही है और इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालेंगे। प्रयागराज में डीएम रविंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और आयोग से पूछताछ के अधिकारियों ने प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की है और बताया जा रहा है परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी और शुचिता के लिए 41 जिलों में परीक्षा करवाई जा रही है। कहा गया है कि नकल को रोकने के लिए ही अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कराया जा रहा है। हालांकि प्रतियोगी छात्र अधिकारियों की इस बात से सहमत नहीं है। हम फिर उसमें अगर वे उस चीज को अनसुना करते हैं तो फिर आपका बैठने का वो औचित्य भी काफी हद तक भ्रमित हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सब लोग, मैं फिर आप कहता हूं कि आज आप उधर हैं, कल को इधर भी होंगे और ऐसा नहीं है कि भी बहुत सारे लोग आप लोग ऑफिसर बनेंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे। तो कृपया करके ये आप लोगों के स्तर से ये आना चाहिए कि साहब हम जितने भी आप मुझे समझते हैं 10 लोग 20 लोग जो आपको एक संख्या लगती है, तो एक बार बात करने के लिए एक मंच पे तो जाइए ना। अगर अब धीरे धीरे अगर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर और मुश्किल होगा। तो मेरा अपील आप लोगों से ये कि आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए, जो भी आप 20 लोग बनाना चाहते हैं 20 लोग बना लीजिए। एक आपका कोई प्रतिनिधि मंडल तो होना चाहिए ना कि साहब ये हमारी बातचीत है, ये हम आपसे कह रहे हैं और ये भी हमारा जो आयोग के अधिकारीगण है उनसे आप हमारी मैं अपनी बात करूं तो आप हमारी चर्चा करा दें। तो उसके बाद में चर्चा तो होना, आप सड़क पे चर्चा होना, आप सबको पता है कि
यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है। आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर तमाम प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। इनके हाथों में पोस्टर बैनर है और अनूठे अंदाज में खाली बोतलें पटक कर इसके साथ साथ ड्रम बजाकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पर डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की कोशिश की है, उन्हें समझाने की कोशिश की। एक बार फिर से कहा कि वो करीब 10 से 20 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बना लें और उसी प्रतिनिधिमंडल के जरिए वो टेबल टॉक करें। आयोग के सचिव से उनकी मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद उनके जो ग्रीवांसेस हैं उसको सामने रखा जाएगा। और अभी भी जो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर और डीएम हैं, ये दोनों अधिकारी लगातार प्रतियोगी छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल बनाएं और उसके बाद वो टेबल टॉक के लिए तैयार हो। लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी एक ही मांग है कि जो पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा है जो 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है, इसके अलावा आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2023 की जो कि 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित है, दोनों परीक्षाएं एक दिन में एक शिफ्ट में किया जाए और नॉर्मलाइजेशन का विरोध करें, यानी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। यूपीपीएससी दफ्तर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने लिखा है, पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है। छात्र कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि एक साथ चुनाव हो सकता है लेकिन परीक्षा नहीं हो सकती। विपक्षी दलों ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि जो लोग एक देश एक चुनाव की बात करते थे वो आज एक साथ परीक्षा तक नहीं करा पा रहे। उधर समाजवादी पार्टी ने कहा कि संगम के तट पर जिस तरह से छात्रों और बहन बेटियों के साथ जैसा बर्ताव किया गया वो निंदनीय है। जो एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे वो आज एक साथ परीक्षा नहीं करा पा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोहरा चरित्र है। एआरओ और आरओ की जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, आखिर उनका क्या दोष है? इस तरीके का लाठीचार्ज, क्या वो अपनी मांग नहीं रख सकते? आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, परीक्षा एक नहीं करा पा रहे। एक उत्तर प्रदेश के एक विभाग एक थोड़ी सी परीक्षा, और आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। भाजपा का दोहरा चरित्र ही उसे ले डूबेगा। यूपीएससी की विसंगतियों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय में जिस तरह से छात्रों के साथ छल किया है, योगी सरकार ने कल लाठी चला करके कुंभ की पावन धरा पर, प्रयागराज की पावन धरा पर, संगम के तट पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया, आज उत्तर प्रदेश का छात्र आंदोलित है और अपने हक के लिए सरकार से लड़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और आंदोलन कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। उधर मायावती ने भी प्रयागराज में चल रहे यूपीपीएससी के बाहर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने सवाल किया कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि एग्जाम 2 दिन कराने पड़ रहे हैं। पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब जिहादियों के हाथों में है। गिरिराज सिंह ने सीएम योगी पर दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया। इसके पीछे कौन से राजनीतिक हाथ है? क्या कांग्रेस पार्टी इसके पीछे है? समाजवादी पार्टी इसके पीछे है? आखिर रहे क्यों नहीं? जब कांग्रेस पार्टी वोट के लिए उल्लुओं का मांग पत्र स्वीकार करे, लेकिन याद रखे ये नेहरू का कांग्रेस नहीं है, ये राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कांग्रेस अब नहीं है। ये कांग्रेस
टोटल कांग्रेस अब जिहादी कांग्रेस हो गई है, जिहादियों को साथ देने वाली कांग्रेस हो। ये कांग्रेस नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक अब इन जिहादियों के साथ है। सलमान खुर्शीद की बेटी कह रही थी लोकसभा के चुनाव में वोट जिहाद। तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस अब जिहादियों के हाथ, तो कह रहा हूं खड़गे का हाथ अगर जिहादियों के साथ रहे तो हमें तो अब देश के नौजवानों को, देश को बताना ही होगा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बताना ही होगा। खरगे के बयान पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, नकली गांधी के अनुयायी खरगे को भगवा से तकलीफ होगी। नकली गांधी के घरों में कभी गुजिया का टेस्ट नहीं जाना, वो सिर्फ जाली टोपी पहनकर रोजा ही खोलते रहे। खड़गे जी सठिया गए हैं। खड़गे जी की शिक्षा दीक्षा सोनिया गांधी जी के विश्वविद्यालय में हुई है, इसलिए सनातन संस्कृति उनकी समझ में नहीं आएगी। नकली गांधियों के घरों में कभी गुजिया का टेस्ट नहीं जाना है। हमेशा टोपी पहनकर रोजा खोलने तक ही सीमित रहें। संत समाज में भी कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ गुस्सा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हिंदू संतों का अपमान नहीं करता, तो मुझे उनके हिंदू होने में शक हो रहा है। तो खड़गे जी को पहले ये बताना चाहिए वो हिंदू हैं या नहीं है। खड़गे जी से सवाल करना चाहता हूं कि वो इसका स्पष्टीकरण दें, राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों, कि क्या वो हिंदू हैं या नहीं है, क्योंकि कोई हिंदू संतों का अपमान नहीं कर सकता। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 9 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर लड़ाई है, करहल, कुंदरकी और सीसामऊ। बाकी सभी सीटों पर हम एक तरफा जीत हासिल करेंगे और 3 सीटें भी हम जीतेंगे। 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है सीसामऊ और एक कुंदरकी, और कहीं लड़ाई नहीं है। बाकी सभी 6 सीटों पर वो तरफा वोट पड़ रहा है और वहां भी चुनाव जीतेंगे, देखिएगा ना। वो तो सिर्फ वहां लड़ाई इस नाते लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वह मुस्लिम वोट है, मुसलमान भी तो वोट दे रहा है। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में सियासी रण कौन जीतेगा, इसको लेकर भले ही तस्वीर साफ ना हो, लेकिन हां, जबानी जंग जरूर तेज हो गई है। यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर ने कहा कि उपचुनाव में सभी सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो अक्सर से वो चीजें हैं जो पहले इन लोगों के जो कारनामे हैं। आप देखिए मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ, उस दंगे में जो लोग सम्मिलित थे उन लोगों को सरकारी विमान के द्वारा अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित करना, ये इस चीज़ का उदाहरण है और ये इस पहचान को बताता है कि ये लोग दंगाइयों की फौज को इकट्ठा करने वाले, दंगा कराने वाले, हमेशा समाजवादी पार्टी दंगाइयों के साथ रही है। हमारी संस्कृति का सम्मान, ये सारी चीज़ें हमारे प्रदेश के सम्मानित नागरिक देख रहे हैं और लोगों के अंदर उत्साह है। हम जहां भी संपर्क कर रहे हैं लोगों में उत्साह है और मुझे विश्वास है कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीतेगा। यूपी में इन दिनों एसपी और बीजेपी के बीच जबरदस्त पोस्टर वॉर चल रहा है। अमेठी में एसपी की महिला जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह ने यह पोस्टर लगवाया है। इसमें लिखा है, अखिलेश जी का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है, जितना चुनाव टालोगे उतनी बुरी तरह हारोगे, 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव।
डेफिनेटली देखिए अखिलेश जी का फियर है और इन्होंने अभी चुनाव डाला है बीजेपी वालों ने, जिस हिसाब से उन्होंने अयोध्या का चुनाव डाला और फिर उन्होंने डेट को आगे बढ़ा दिया। तो आगे आने वाले समय में देखेंगे कि आप जिस हिसाब से अभी 37 सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की, तो अगले जो सीएम होने जा रहे हैं 2027 में वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दोबारा पुनः होने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने उसमें उनकी फोटो भी मेंशन कर रखी है। और आप देखेंगे उनके साथ मैन पावर है, अखिलेश जी के साथ मैन पावर है, रोज उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद में मेरठ के छात्र की हत्या, रोड रेज में मेरठ के छात्र की हत्या, चाकू से गोदकर छात्र की हत्या। अहमदाबाद में कर रहा था एमबीए। तो बड़ी खबर, चाकुओं से गोदकर एक छात्र की हत्या कर दी गई है। अहमदाबाद में कर रहा था एमबीए। झांसी में एसडीएम लिखी हूटर लगी गाड़ी पर वार, बालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लिखकर गाड़ी पर बार बालाओं का डांस करवाया जा रहा था। हूटर बजने के साथ साथ डांस किया जा रहा है। वीडियो शाहजहांपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी का मालिक दीपक राजपूत है। यह गाड़ी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में एसडीएम रैंक के अधिकारी के लिए लगी थी। बताया जा रहा है कि गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी अपने गांव ले गया, जहां बार बालाओं को गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर डांस करवाया गया। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद अब गाड़ी और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। कानपुर में कारोबारी की पत्नी एकता गुप्ता की हत्या अब एक रहस्य बन गई है। पुलिस ने आरोपी विमल सोनी को 48 घंटे के रिमांड पर लिया है और उससे 250 से ज्यादा सवाल जवाब किए, लेकिन कई सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले। रिमांड के बाद पुलिस ने विमल सोनी को जेल भेज दिया है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। एकता हत्याकांड मामले में रोज कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है, जहां एक और एकता का शव डीएम कंपाउंड से सटे हुए ऑफिसर्स क्लब से मिला था और उसके बाद पुलिस ने उसे पूछताछ करके जेल भेज दिया। मगर पुलिस ने अपनी कस्टडी रिमांड के बाद उसे एक बार फिर से 48 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें ग्रीन पार्क, बड़ा चौराहा, डीएम कंपाउंड और जो सूत्र बताते हैं राहुल, जो एकता का पति, उससे भी उसका आमना सामना कराया गया और इसमें 238 से ज़्यादा इससे सवाल पूछे गए। कुछ में हाँ, कुछ में ना और कुछ में वो चुप रहा। अब इन सब के बीच पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क ये है कि ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इसकी कहीं किसी ने कोई मदद तो नहीं की, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं कि एकता के पति ने अधिकारियों से मिलकर ये बात कही है कि उसका कोई मददगार है। और ऐसे में पुलिस के अधिकारी हालांकि मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर उन्होंने गोपनीय जांच की शुरुआत कर दी है, क्योंकि जिस दौरान से फरारी काटी उसमें कौन कौन लोग उसके मददगार थे, इसका भी अब पता लगाने में पुलिस जुटी है। यानी आने वाले समय में जिन लोगों ने जिम ट्रेनर विमल सोनी की मदद की थी, उनकी परेशानियां भी कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। विजिलेंस आशीष पानी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और खबर नोएडा से है। फ्लैट में प्रीमियम गांजे की खेती करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। बीटा 2 नार्कोटिक सेल और इकोटेक 1 पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई की है। आरोपी राहुल करीब 4 महीने से फ्लैट में गांजे की खेती कर रहा था। डार्क वेब के जरिए गांजे की सप्लाई करता था। हिमांशु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, किस तरह पुलिस इस तक पहुंची और ये पता चला कि फ्लैट के अंदर जो ये हरियाली दिख रही है ये तो गांजा है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि ये अपने फ्लैट में इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है और उसके बाद पुलिस ने रेड किया था, जिसमें बीटा 2 थाना क्षेत्र, इकोटेक 2 थाना क्षेत्र और नार्कोटिक सेल, इन तीनों ने ज्वाइंट कार्रवाई की और वहां से भारी मात्रा में आप देखेंगे किस तरीके से ये गांजा, और गांजे में भी ओजी एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जो प्रीमियम गांजा होता है। इसके बताया जाता है कि इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है वो करीब 3,500 रुपए प्रति ग्राम होती है। लिहाजा लाखों रुपए का ये माल बरामद किया गया। एक आरोपी जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये जो है डार्क वेब एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से यहाँ पे ओजी की फार्मिंग करके उसे ऑनलाइन सेल किया करता था। फिलहाल पुलिस अन्य लोगों की भी इसमें तस्दीक कर रही है कि और कौन कौन लोग शामिल हैं, लेकिन जाहिर तौर पे एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें ये घर पर ही इस तरीके की फार्मिंग कर रहा था। सनलाइट के लिए इसने हेवी हाइलोजन लाइट्स लगा रखी थी और तमाम तरीके के जो भी प्रबंधन थे वो अपने फ्लैट के अंदर कर रखे थे और अब पुलिस इस तक पहुंची, इसे गिरफ्तार कर लिया गया और माल की जो इंटरनेशनल बाजार में कीमत है उसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।
उन्नाव में कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक चचा 20 बच्चा अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद में वो इस मुद्दे को तेजी से उठाएंगे। इस बैठक में वो हिंदू लड़कियों की शादी सिर्फ हिंदू युवकों से होने का मुद्दा भी उठाएंगे। 2 बच्चे सबके लिए अच्छे और चचा करेगा 20 बच्चा, ये जायज है क्या? जायज है ना? 2 बच्चे सबके लिए अच्छे। और हम तो निवेदन करेंगे, अभी खैर हमको ज्यादा मत बुलवाइए, हमें चाहते हैं सनातन बोर्ड पे ही हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएं, कृष्ण भूमि का निर्माण हो। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर प्रणाली जो है वो शंकराचार्य, जो हमारे धर्माचार्य हैं, पूजा पद्धति जो है वो हमारे शंकराचार्यों के माध्यम से चले। अभी हम लोग और जाके वहां विचार करेंगे, अभी और विचार कर रहे हैं। हम तो ये भी मांग रखने जाना, अगर संतों ने हमें अनुमति दी तो ये दिया कि हिंदू बच्चियों का विवाह सिर्फ हिंदू लड़कों के साथ ही होना चाहिए। ये भी सनातन बोर्ड में हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कराएंगे, जिससे हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े ना हो, ये भी उसमें हम रखने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हमने जिना को ठुकराया, अब गांधी नेहरू को माना। अगर उस वक्त सब मुसलमान जिना के साथ जाते तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। ये एहसान हुकूमत हमारा मनाना चाहिए। जिना को मना किया था और ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था, हमने नेहरू और गांधी और औलाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। आईएमसी के अध्यक्ष और इस्लामी धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर के बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जयपुर में मैंने ये नहीं कहा कि रूह कांप जाएगी, मैंने कहा कि कायनात की रूह कांपेगी। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद होंगे। तौकीर रजा ने कहा कि मैं भी सनातन बोर्ड के समर्थन में हूं। सर, आपने जयपुर में जो एक बयान दिया वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वायरल हो रहा है ये तो आप लोगों की मोहब्बत है लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य की बात है। मैंने जो बात कही है देश हित में कही है, और देश में जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है, लिंचिंग का माहौल बनाया जा रहा है, देश को नुकसान पहुंचाने का माहौल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम अपने देश के प्रधानमंत्री को ये एहसास कराने के लिए कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं आप, सिर्फ किसी समाज के या किसी धर्म के विशेष के आप प्रधानमंत्री नहीं हैं। आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए और तमाम हिंदुस्तानियों को बराबर समझना चाहिए। सर, सनातन बोर्ड की अगर बात की जाए तो वो इसकी जो आवाज है वोटने लगी है, और अभी ना 16 तारीख को सर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें इस पर बोर्ड के लिए जो है लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं उनका समर्थन करता हूं।